अनमोल जैसे ही अपना वो तोहफा दिखाता है जो वो अभिलाषा के लिए लाया है, शनाया भी अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। अनमोल जो कीमती पोशाक अभिलाषा के लिए लाया था, शनाया उस कपड़े के ऊपर बनी हाथ की कारीगरी का कमाल गौर से देखती है। वो कपड़े वाकई बहुत महंगे लग रहे थे। उन कपड़ों पर जड़े हुए कांच के टुकड़े ऐसे लग रहे थे मानो वो असली हीरे हों। अभिलाषा को अपना तोहफा बहुत अच्छा लगता है और वो अनमोल से कहती है, तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अनमोल कहता है, मैं आपकी पसंद बहुत अच्छे से समझता हूँ दीदी। और फिर अनमोल सेवकों को इशारा करता है कि वो तोहफे की पेटी को बंद कर दे और किसी कोने में ले जाकर रख दे। उनका काम हो चुका है। वहां खड़ी शनाया को यह सब बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि अनमोल ने उसके तोहफे की बात भी नहीं की थी। शनाया के साथ चक्रदेव को भी ये बात अजीब लगती है, लेकिन अभिलाषा, चतुरा और शकुंतला देवी को इस बात का जैसे कोई एहसास ही नहीं होता कि अनमोल ने शिरीन उर्फ शनाया को नजरअंदाज ही कर दिया। शकुंतला देवी सेवकों को आदेश देते हुए कहती है, अनमोल अपने सफर से बहुत थक गया होगा, तुम लोग उसके विश्राम करने का प्रबंध करो। शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी शनाया से कहती है, देख लिया ना तूने, मैं कब से कह रही थी पहले देख तो ले कि कैसा रिश्ता था दोनों भाई बहन में, और तू मुंह उठाकर चली आई जैसे तेरे लिए न जाने क्या लाया होगा। अब देख, तो उससे बस तेरा हालचाल पूछने का नाटक किया। जब तोहफा देने की बात आई तो तेरा नाम तक नहीं लिया उसने। शनाया के चेहरे पर उदासी छा जाती है, उसका दिल टूट जाता है और वो जड़ी बूटी को भी कोई जवाब नहीं देती। लेकिन शनाया के चेहरे की उदासी चक्रदेव को साफ नजर आती है और वो शकुंतला देवी से कहता है, थोड़ा ठहर जाइए, अनमोल के विश्राम का बंदोबस्त तो हो जाएगा। और फिर चक्रदेव अनमोल की तरफ देखकर पूछता है, अनमोल तुम अपनी बहन शिरीन के लिए कुछ नहीं लाए? अनमोल अपने चेहरे से थोड़ा दुखी लगता है और खुद को मानो शर्मिंदा महसूस करता है और फिर वो शनाया की तरफ देखकर कहता है, माफ करना शिरीन, दरअसल बात यह है कि मैं इतनी जल्दबाजी में निकला कि सबके लिए तोहफे लाना ही भूल गया। शनाया बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन चक्रदेव अनमोल की इस बात से संतुष्ट नहीं होता और कहता है, लेकिन तुम अपनी बाकी दो बहनों के लिए तो इतने सुंदर तोहफे लाए हो, फिर शिरीन के लिए कैसे भूल गए अनमोल? शकुंतला देवी अपने बेटे अनमोल का पक्ष लेते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन चक्रदेव शकुंतला देवी को ऐसे घूर के देखता है जैसे वो बिना कुछ कहे ही उसे चुप रहने की धमकी दे रहा हो। शकुंतला देवी सहम जाती है और जो बात वो कहने वाली थी वो अपनी बात बिना कहे ही चुप हो जाती है। और फिर चक्रदेव अनमोल से कहता है, बेटे अनमोल, आपको कुछ न कुछ अपनी तीसरी बहन के लिए भी लेकर आना चाहिए था। इस तरह एक बहन को कुछ नहीं देना शोभा नहीं देता बेटे। अनमोल अपना सर शर्म से झुका लेता है और शनाया की तरफ देखकर कहता है, मैं बेहद शर्मिंदा हूं बहन, लेकिन अगली बार जब भी मैं आऊंगा सबसे सुंदर और अनमोल तोहफा तुम्हारे लिए लाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। शनाया के लिए अनमोल के मुंह से बस इतना सुनना ही काफी था और वो कहती है, नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे पास आ गए, ये हमारे लिए तोहफे से कम है क्या? अनमोल शनाया की तरफ एक शरारती मुस्कान के साथ देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। शनाया को उसका मतलब समझ में नहीं आता और वो अपनी आंखें सोचने की कोशिश में छोटी कर लेती है। चक्रदेव, शकुंतला देवी और बाकी दो बहनों को भी समझ नहीं आता कि अनमोल इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है। और फिर किसी के कुछ पूछने से पहले ही अनमोल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, कमाल है, हमने कह दिया और आप सब मान भी गए, कितने भोले हैं आप लोग। अनमोल की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखने लगते हैं। फिर अनमोल कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी दो बहनों के लिए तोहफा लाएं और तीसरी बहन को भूल जाएं? और फिर अनमोल एक चुटकी बजाता है और एक सेवक तुरंत ही अनमोल की पालकी की तरफ जाता है। पालकी के अंदर से सेवक एक बक्सा निकालकर अनमोल के पास लाता है। अनमोल सेवक से उस बक्से को खोलने का इशारा करता है। सेवक उस बक्से को खोलता है और उसमें से एक खूबसूरत सा डिब्बा निकलता है। डिब्बे के ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगे नगीने जड़े हुए होते हैं और सुनहरे तार से बनी कारीगरी की हुई होती है। सेवक उस छोटे से खूबसूरत डिब्बे को अनमोल के हाथों में रख देता है। अनमोल मुस्कुराते हुए उस छोटे से डिब्बे को शनाया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह है आपका तोहफा, हमारी प्यारी बहन शिरीन के लिए एक प्यारा सा तोहफा। शनाया भावुक होकर उस डिब्बे को देखती है और अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उस पर हाथ फेरती है और फिर उस छोटे से डिब्बे को खोल कर देखती है कि उसके अंदर एक कीमती और नायाब अंगूठी रखी होती है। अंगूठी में एक नीले रंग का बेमिसाल चमकने वाला पत्थर होता है। उसकी चमक देखकर अभिलाषा और चतुरा दोनों को ही ईर्ष्या होने लगती है। चक्रदेव और शकुंतला देवी भी उस अंगूठी को बड़ी ही उत्सुकता के साथ देखते हैं। अनमोल शनाया से कहता है, शिरीन, इस पत्थर को पन्ना पत्थर कहते हैं और ये नवरत्नों में से एक है और दुनिया में ये बहुत कम पाया जाता है। ये हमने खास आपके लिए बहुत दूर से मंगवाया था और इसे बहुत ही खास नक्काश ने अपनी कारीगरी से आपकी अंगूठी के लिए तराशा है। शनाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि अनमोल उसके लिए इतना कीमती तोहफा लाया है। शनाया उस अंगूठी को अपने हाथ में लेती है और उस खूबसूरत चमकने वाले पत्थर को गौर से देखती है और अनमोल की तरफ देखकर कहती है, भैया ये पन्ना पत्थर बहुत ही खूबसूरत है। आपका ये तोहफा मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगी। शनाया की जेब में रखी हुई जड़ी बूटी भी शनाया की इस बात से मानो ईर्ष्या में चल जाती है और कहती है, ऐसा क्या खास है इसमें, एक पत्थर ही तो है। तेरी जेब में मैं हूं कमीनी, तुझे पता भी है मेरी कितनी ज्यादा कीमत है। एक पत्थर को देखकर ज्यादा इतना मत समझी। जड़ी बूटी की बात सुनकर शनाया एकदम से हंस पड़ती है, लेकिन उसके हंसने की वजह किसी को समझ नहीं आती कि शनाया हंस क्यों रही है, क्योंकि जड़ी बूटी की आवाज केवल शनाया ही सुन सकती थी। शनाया के अचानक से हंस देने पर सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं। अनमोल को लगता है कि शायद शनाया को उसका तोहफा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो शनाया से पूछता है, क्या बात है शिरीन, क्या आपको हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? शनाया जवाब देती है, नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो भैया, ऐसी कोई बात नहीं। शनाया को एकदम से एहसास होता है कि उसकी हंसने की टाइमिंग बहुत गलत थी। फिर अपनी बात को छुपाने के लिए वो कहती है, दरअसल मुझे कुछ और याद आ गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आपका तोहफा तो बहुत अच्छा है भैया। चतुरा शनाया से कहती है, तुम्हें ऐसा क्या याद आ गया दीदी, हमें भी तो बताइए। चतुरा शनाया की टांग खिंचाई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा करती थी, लेकिन शनाया भी उतनी तेज तर्रार थी कि चतुरा की हर बात का जवाब उसके पास हमेशा से तैयार रहता था। शनाया हंसते हुए जवाब देती है, ऐसी कोई खास बात नहीं थी चतुरा, बस मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने एक सादे कागज को जलाकर डब्बे में भर दिया था और उसे तुम दोनों ने पिताजी का भेजा हुआ आदेश पत्र समझ लिया था। बस इस डिब्बे को देखकर मुझे वही याद आ गया। हालांकि अनमोल को उस आदेश पत्र के जलने या किसी डिब्बे के बारे में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभिलाषा और चतुरा दोनों के गाल शर्म से लाल होने लगते हैं, क्योंकि कहीं उनकी वो करतूत यहीं पर खुलने न लग जाए। चक्रदेव भी अपनी दोनों बेटियों की उस करतूत से शर्मिंदा ही था, इसीलिए वो इस बात को तूल नहीं देना चाहता, इसीलिए बहाना बनाते हुए खुद ही कह देता है, चलो ठीक है, सबको अपना अपना तोहफा मिल गया, अब अनमोल को थोड़ा विश्राम करने दीजिए, वो बहुत दूर से सफर करके आया है, आप लोगों ने तो यहाँ पर बाजार ही लगवा दिया। सेवक अनमोल के सामान को उठाने लगते हैं और अनमोल सेवकों के साथ महल की तरफ अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। और फिर चक्रदेव अपनी बेटियों की तरफ देखकर कहता है, अब आप लोग भी अपने अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए, थोड़ी देर में जब आपके भाई विश्राम कर लेंगे तो हम सब एक साथ मिलकर आज भोजन करेंगे। काफी दिन हो गए जब हमने एक साथ पूरे परिवार ने मिलकर साथ में भोजन किया था। चक्रदेव ज्यादातर अपने काम से बाहर ही रहा करता था, इसीलिए उसे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि वो आज अपने परिवार के साथ वक्त बिताने वाला है। चक्रदेव के कहने पर सभी अपने कक्ष के अंदर चले जाते हैं। शनाया पूरी तरह से खुश होती है और वो अपने कक्ष के अंदर आकर सबसे पहले आईने के सामने बैठती है और उस अंगूठी को डिब्बे से निकालकर अपनी उंगली में पहन लेती है और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर जड़ी बूटी को बाहर निकालती है। शनाया जड़ी बूटी से पूछती है, अब बता क्या बोल रही थी? जड़ी बूटी जवाब देती है, क्या मैं बोलूं और क्या बोलूं? शनाया हंसती है और कहती है, चल चला मजाक मत कर, सच बताना कैसी लग रही अंगूठी? जड़ी बूटी जवाब देती है, ये अंगूठी असली नहीं है, ये पन्ना का पत्थर है ही नहीं, तुझे तेरे भाई ने अच्छे से बेवकूफ बनाया है। शनाया गुस्से में कहती है, ये क्या बकवास कर रही है तू, अगर ये पन्ना का पत्थर नहीं है तो फिर क्या है? अंगूठी जवाब देती है, गधी ये साधारण पत्थर है जो सिर्फ चमकता है, क्योंकि पन्ना पत्थर 9 रत्नों में से एक है जिनसे निकलने वाली ऊर्जा को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, ये एक मामूली पत्थर है। शनाया उस पत्थर को बड़े गौर से देखती है। इससे आने वाली रोशनी शनाया की आंखों में साफ दिखाई देती है। शनाया की आंखों की पुतली में उस पत्थर की चमक टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। शनाया जैसे उस पत्थर को देखते हुए किसी अलग ही दुनिया में खो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, ये पत्थर एक नायाब पत्थर है, ये कोई मामूली पत्थर हो ही नहीं सकता। जड़ी बूटी जवाब देती है, ये छलावा देने वाला पत्थर है और तू भी इसके छलावे में आ रही है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इसे तोड़ कर देख, अगर टूट गया तो ये मामूली पत्थर है और अगर ये सच में पन्ना का पत्थर हुआ तो ये किसी भी चीज से नहीं टूटेगा। शनाया कहती है, तेरी बकवास फिर से शुरू हो गई, पहले भी तूने मुझे इस बात से भड़काया था कि मेरा भाई मेरी परवाह नहीं करता और देख वो मेरे लिए क्या लाया है। जड़ी बूटी जवाब देती है, अगर तुझे सच में ऐसा लगता है कि पन्ना का पत्थर है तो इसे तोड़ने की कोशिश करके देख ले, तुझे भी पता चल जाएगा कि तेरा भाई असली है या फिर ये पत्थर। शनाया कहती है, मैं क्यों इसे तोड़ने की कोशिश करूं? जड़ी बूटी जवाब देती है, अरे मैंने कहा ना, अगर ये पन्ना का पत्थर है तो कभी नहीं टूटेगा और तुझे इस बात का विश्वास है तो फिर तोड़ कर देखना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक मामूली पत्थर है और उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। शनाया कहती है, देख तू अपनी जबान ज्यादा मत चला, समझी? जड़ी बूटी जवाब देती है, अरे लेकिन मेरे पास जबान कहाँ है, मैं तो अपनी प्रकृति से मिले वरदान की मदद से बात करती हूँ। जुबान तो इंसानों के पास होती है, क्योंकि कभी कभी वो बुद्धि की बजाय जुबान से बात करना पसंद करते हैं, बिल्कुल तेरी तरह। शनाया पूछती है, क्या मतलब है तेरा?
मैं क्या बेवकूफ हूं? जड़ी बूटी जवाब देती है, आमतौर पर तुझे कोई बेवकूफ तो नहीं कह सकता, लेकिन कल रात से जिस तरह की हरकतें तू कर रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तूने अपनी बुद्धि को एक पेटी में बंद करके रख दिया है और तू बस वही कह रही है और वही कर रही है जिस तरह की भावनाएं तेरे मन में उमड़ रही हैं। शनाया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी भावनाओं पर कभी नहीं जाती। जड़ी बूटी कहती है, तो फिर तुझे उस पत्थर को तोड़ने में क्या परेशानी है? शनाया कहती है, अरे तू इस पत्थर के पीछे क्यों पड़ी है? जड़ी बूटी जवाब देती है, और तू उसे तोड़ने से डर क्यों रही है? शनाया कहती है, मैं डर नहीं रही हूं, मुझे पता है ये असली है। जड़ी बूटी कहती है, ठीक, तो फिर साबित करके दिखा। शनाया अब पूरी तरह से जोश में आ जाती है और कहती है, अगर मैंने साबित कर दिया ये पन्ना का पत्थर है तो तू मेरे लिए क्या करेगी? जड़ी बूटी जवाब देती है, अगर तूने कोशिश की और ये पत्थर नहीं टूटा तो मैं वादा करती हूं कि 10 दिन तक मैं तुझसे बहस नहीं करूंगी और तेरी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाऊंगी। तू जो कहेगी तेरी हर बात मानूंगी। शनाया कहती है, एक बार फिर से सोच ले, क्या तू मेरी हर बात मानेगी? जड़ी बूटी जवाब देती है, अगर ये पत्थर नहीं टूटा तो, जो कि कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पन्ना से निकलने वाली ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। शनाया कहती है, तो फिर ठीक है, लगाते हैं शर्त। शनाया कुर्सी से उठती है और एक कोने की तरफ जाकर वहां से एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उठाती है जो कमरे की सजावट के तौर पर रखा हुआ था। शनाया वापस आकर अपनी अंगूठी उतारती है और उसे जमीन पर रखकर उस भारी पत्थर को हवा में अंगूठी पर मारने के लिए उठाते हुए कहती है, देख तेरे सामने से तोड़ने की कोशिश करूंगी और जब ये नहीं टूटेगा तो अपना मुंह बंद रखना, अपनी शर्त मत भूलना। जड़ी बूटी से आवाज आती है, तो पहले मार तो सही। शनाया कहती है, हाँ बिल्कुल मार रही हूं, ये देख। और फिर ये कहकर शनाया अंगूठी की तरफ देखकर निशाना साध लेती है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ जैसे हवा में ही जम जाता है। शनाया की निगाहें उस अंगूठी पर टिक जाती है। न जाने क्यों शनाया का मन उस अंगूठी पर चोट करने का बिल्कुल नहीं होता। शनाया अपना सारा बल लगा देती है, लेकिन शनाया का हाथ टस से मस नहीं होता। न जाने क्यों शनाया के हाथ कांपने लग जाते हैं। शनाया अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेकर दोबारा उस पत्थर को ताकती है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाता। उसकी भावनाएं उसे रोक देती हैं, लेकिन शनाया के सामने दुविधा ये थी कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर उसका जड़ी बूटी के सामने स्वाभिमान ही कहां रह जाएगा, क्योंकि उसने तो बढ़ चढ़कर शर्त लगा ली है और पूरी हामी भरते हुए कह दिया है कि वो इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करके दिखाएगी और ये पत्थर नहीं टूटेगा। शायद शनाया के दिल में ही कुछ घबराहट होने लगी थी। शनाया काफी देर तक पत्थर को हाथ में लिए सोचती रहती है कि वो बीच का ऐसा क्या उपाय निकाले जो इस दुविधा से बाहर आ जाए। शनाया के मन में चल रहा होता है कि आखिर उसे क्या जरूरत थी जोश में आकर ऐसी शर्त लगा लेने की। जड़ी बूटी काफी देर तक शांत रहती है। शायद उसे भी शनाया की इस दुविधा को देखकर मजा आने लगा था। क्या शनाया अनमोल के तोहफे में दी हुई उस अंगूठी पर प्रहार करेगी? शनाया के इस दिल और दिमाग की जंग में आखिर जीत किसकी होगी और कौन हारेगा? अंगूठी में लगा पत्थर क्या सचमुच में नकली था? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया जैसे ही उस पन्ना के पत्थर को तोड़ने के लिए उठाती है, उसका हाथ हवा में बर्फ की तरह जम जाता है। जैसे वो चाहती तो है कि पत्थर मारकर उस अंगूठी को तोड़ दे, लेकिन न जाने क्यों वो अपने हाथ से उस पत्थर को अंगूठी पर चला नहीं पाती। शनाया का मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि वो अंगूठी का पन्ना नकली है, लेकिन उसके मन में एक और बात खटक रही थी कि अगर वो गलत साबित हो गई, शर्त हारेगी, तो साथ ही साथ उसका दिल भी टूट जाएगा। क्योंकि शनाया को लगता है कि अगर वो पन्ना टूट गया तो ये साबित हो जाएगा कि जिस अनमोल को बिक्कू जैसा भाई समझकर वो प्यार करती है, वो अनमोल उससे बिक्कू जैसा प्यार नहीं करता बल्कि छल कर रहा है। जड़ी बूटी को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि शनाया किस दुविधा में है। शनाया जानबूझकर उस बात से अनजान बन रही है कि बिक्कू जितना शनाया से प्यार करता था, शायद अनमोल वो आदमी नहीं है। लेकिन शनाया खुद से ही ये बात मानने को तैयार नहीं है। जड़ी बूटी कहती है, क्या हुआ शनाया मैडम, रुक क्यों गई? चलो मुझे हरा कर दिखाओ और मेरी शर्त तोड़ कर दिखाओ। कुछ देर के लिए कक्ष में शांति का माहौल रहता है। फिर उसके कुछ सेकंड बाद एक सेवक आता है। सेवक के हाथ में एक चिट्ठी है। शनाया भागते हुए उस सेवक के पास जाती है, मानो उसे कोई बहाना मिल गया हो अंगूठी को ना तोड़ने का। शनाया सेवक से वो चिट्ठी ले लेती है और पढ़ती है। वो चिट्ठी पर भोजन समारोह के न्योते को दिया गया है। आज का भोजन समारोह परिवार के साथ रखा गया है और ये समारोह चक्रदेव ने अपने बेटे अनमोल के आने की खुशी में रखा है। शनाया वापस कक्ष में आती है और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो जड़ी बूटी को सुनाती है कि उसे भोजन समारोह के लिए न्योता मिला है और उसे अब जाने की तैयारी करनी चाहिए।
जड़ी बूटी को ये बात पता थी कि शनाया को एक नया बहाना मिल गया है अंगूठी ना तोड़ने का, और जड़ी बूटी उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ अनमोल अपने कक्ष में खड़ा है और उसके हाथ में एक पत्र है जो चतुरा ने उसे लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि चतुरा अनमोल से मिलना चाहती है और चतुरा चाहती थी कि उसका भाई उसके कक्ष में आकर उससे मिले। अनमोल उस पत्र को पढ़ने के फौरन बाद चतुरा के कक्ष की तरफ चल देता है। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अनमोल चतुरा के कक्ष के सामने खड़ा होता है। अनमोल चतुरा के कक्ष के अंदर जाता है और देखता है सामने चतुरा बैठी है और थोड़ी दूरी पर अभिलाषा खड़ी है। अनमोल चतुरा से कहता है, क्या हुआ मेरी छोटी बहन, कहिए क्यों मिलना चाहती थी, बताइए क्या बात है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। चतुरा कुछ बोले उससे पहले ही अभिलाषा बोल पड़ती है, अनमोल ये पत्र चतुरा से मैंने लिखवाया था, वैसे तो मुझे तुमसे मिलना था। अनमोल कहता है, हाँ हाँ कहिए बहन, बताइए क्या बात है। अभिलाषा कहती है, अनमोल हम दोनों ने तुम्हें चिट्ठी भेज कर आने को कहा था और उस चिट्ठी में हमने तुम्हें सारी बातें लिखी थी। हम शिरीन के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे, और वो ये कि शिरीन किस तरह से मनमानी कर रही है। ये बात हमने पिताजी को भी कई बार बताई, लेकिन पिताजी ने तो जैसे उसके प्यार में अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उन्हें तो जैसे शिरीन के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। इसलिए सोचा कि तुम्हें बताया जाए, जिससे शायद इस चीज का कुछ हल तुम निकाल पाओ। अनमोल कहता है, मेरी बहन आपने हमें बुलाया और देखिए हम चले आए। अरे आप इतनी चिंता क्यों करती हैं, हम यहाँ शिरीन को ठिकाने लगाने ही तो आए हैं और ठिकाने लगा कर ही रहेंगे। अभिलाषा कहती है, अगर आप ठिकाने लगाने आए हैं तो बाहर क्या था, आप हम दोनों के लिए जो तोहफे लाए थे उससे कहीं ज्यादा कीमती तोहफा तो आपने शिरीन को दिया। उससे साफ पता चलता है कि आप भी पिताजी की तरह शिरीन की तरफ हैं। अनमोल कहता है, मेरी बहन आप भावुक हो रही हैं, आप जरा हमारी छोटी बहन को ही देखिए, वो कैसे शांत बैठी है, और अगर हम गलत नहीं हैं तो अच्छे से जानती है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों मेरी छोटी बहन चतुरा। चतुरा जवाब देती है, आशा कीजिए कि कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, नहीं तो आपको यहाँ बुलाने की हमारी योजना तो व्यर्थ ही है। अनमोल कहता है, मेरी छोटी बहन, वो तो आज रात आपको भोजन समारोह में पता चल जाएगा कि मुझे बुलाने की योजना आपकी व्यर्थ थी या नहीं। अभिलाषा कहती है, बस भाई कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो शिरीन हमसे जरा दूर ही हो जाए। अनमोल कहता है, आप घबराइए मत बहन, बस ये समझ लीजिए कि मैं उसको हवा में ही गायब करने वाला हूँ। आज तुम दोनों इस जादूगर भाई की जादूगरी देखना। इस जादू से इंसान हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाता है। बहन बस इतना समझ लीजिए कि वो शिरीन आपको अब परेशान नहीं कर सकती। चलिए अब आप लोग भोजन समारोह में जाने की तैयारी कीजिए, हम तुमसे वहीं मिलते हैं। और ये कहकर अनमोल चला जाता है। महल में भोजन समारोह की महफिल इस तरीके से सजाई जा रही है जैसे बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। इस समारोह की पूरी जिम्मेदारी अनमोल की माँ शकुंतला देवी ने उठाई है। वो हर जगह दास दासियों को बताती चली जा रही है कि किस तरह से क्या क्या सजाया जाए। एक बहुत बड़ी सी जगह में कई सारे शरबत लगाए गए हैं, साथ ही कई सारे पकवान भी वहां लगे हुए हैं। शकुंतला देवी एक सेवक से कहती है, वहां मुख्य द्वार से खाने की मेज तक फूलों को बिछा दो। जब मेरा बेटा आए तो वो फूलों पर चलता हुआ आना चाहिए। मेरे बेटे की सेवा का पूरा ख्याल रखा जाए। इतने दिनों के बाद मेरा बेटा आया है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पीछे से चक्रदेव आता है और कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों परेशान हो रही हो, ये लोग सब कुछ देख लेंगे। तुम जाओ और जाकर अपने बेटे को कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए और यहाँ आ जाए, अब महफिल शुरू ही होने वाली है। तभी वहां से एक दास गुजर रहा होता है। चक्रदेव उसे पुकार कर कहता है, जाओ और जरा मेरी बेटी शिरीन से कहो कि अब महफिल में आ जाए, महफिल शुरू होने वाली है। नहीं नहीं रुको, तुम एक काम करो, तुम उसके लिए एक पालकी लेकर जाओ ताकि उसे चलकर ना आना पड़े। दास सर झुकाता है और हाँ का इशारा करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर शकुंतला देवी थोड़ा मुंह बना लेती है और कहती है, अगर शिरीन के लिए आप पालकी भेज रहे हैं तो मेरी दोनों बेटियों ने क्या बिगाड़ा है, उनके लिए भी पालकी भेज दीजिए। चक्रदेव कहता है, अरे तुम्हें जिसके लिए जो भेजना है भेज दो ना, मुझसे क्यों पूछती हो, मैंने तुम्हें कब रोका है। ये कहकर चंद्रसेन वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। अब सारी महफिल बहुत अच्छे से सज चुकी है। तभी एक बड़ा सा झूमर लेकर कुछ दास अंदर आते हैं। चक्रदेव की नजर झूमर पर पड़ती है। चक्रदेव उन दासों से पूछता है, ये झूमर किसने भेजा है। दास बड़े ही आदर के साथ कहते हैं, ये झूमर महाराज अनमोल जी ने यहाँ लगाने को कहा है। चक्रदेव कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ जाकर लगा दो। वो सारे दास झूमर लेकर महफिल के बीचों बीच ऊपर की तरफ टांग देते हैं। सारे दास झूमर टांगने के बाद इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक दास सबकी नजरों से बचता हुआ दोबारा ऊपर चढ़ता है जहां झूमर टका है। ऊपर चढ़ने के बाद दास उस झूमर की रस्सी को इस तरीके से ढीला कर देता है ताकि झूमर जरा सा भी हिलने पर नीचे गिर जाए। वो झूमर इतना बड़ा था कि अगर नीचे गिर जाए तो उसके नीचे कोई इंसान हो तो उस इंसान की मौत पक्की थी। अब थोड़ी ही देर में महफिल शुरू होने वाली है। सारी मोमबत्तियां जल चुकी है, पूरी महफिल रोशन हो चुकी है। तरह तरह के पकवानों के थाल
और फलों के टोकरे खाने की मेज पर लग चुके थे। पूरी महफिल सज चुकी थी। अब सिर्फ मेहमानों के आने का इंतजार था। शकुंतला देवी भी महफिल में अपने बेटे अनमोल के आने का इंतजार कर रही है। चक्रदेव भी शकुंतला देवी के साथ वहीं है और वो भी सबके आने का इंतजार कर रहे हैं। शनाया अपने कक्ष में आईने के सामने बैठी है और एक दासी जो शनाया के बाल बना रही है वो कहती है, शिरीन, आज आप बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हैं। शनाया कुछ नहीं कहती, वो चुप रहती है। इतने में एक दास आकर कहता है, मालकिन, आपके लिए पालकी आ चुकी है, आप कृपा करके पालकी पर सवार हो जाएं। शनाया वहां से उठती है और पालकी के पास जाने लगती है। शनाया के बगल में रखी जड़ी बूटी शनाया को पुकारती है, अरे अरे अरे, मुझे भी तो ले चल। शनाया जड़ी बूटी को कहती है, आज तुम नहीं जाओगी मेरे साथ। जड़ी बूटी कहती है, अरे मैं अकेले क्या करूंगी तुम्हारे बिना। शनाया कुछ नहीं कहती, वो आगे बढ़ती चली जाती है। जड़ी बूटी चिल्लाकर कहती है, अरे बस यही दोस्ती रह गई है यार, मुझे भी ले चलना अपने साथ। शनाया रुकती है और मुस्कुराते हुए वापस आती है। जड़ी बूटी को पास आकर वो उठाती है और अपनी जेब में रख लेती है और बाहर जाकर पालकी में बैठ जाती है। दास पालकी उठाकर निकल जाते हैं। महफिल में थोड़ी देर के बाद चक्रदेव और शकुंतला देवी देखते हैं कि एक पालकी आती है और द्वार पर रुक जाती है। पालकी में से उनकी बेटी चतुरा उतरती है और हंसते हुए अंदर आती है। चक्रदेव शकुंतला देवी से कहता है, अच्छा, तो पालकी इनके लिए भी भेजी गई थी? अरे ये तो वैसे ही चलकर आ जाती। शकुंतला देवी कहती है, अगर पालकी एक के लिए जाएगी तो सबके लिए जाएगी। आपने भी तो भेजी थी शिरीन के लिए, इसीलिए मैंने मेरी दोनों बेटियों के लिए भेज दी। चक्रदेव कहता है, बात पालकी की नहीं है, चतुरा भी छोटी है, उसे इन सब चीजों की आदत मत डालो, वो अभी बच्ची है, अभी उसके दिमाग में ऐसी भेदभाव की बातें नहीं आनी चाहिए। चतुरा चलकर भी तो आ सकती थी। अभिलाषा और शिरीन अब बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए उनके लिए पालकी भेजना ठीक है, लेकिन चतुरा के लिए नहीं। अभी ये बात हो ही रही थी कि इतने में अभिलाषा की पालकी भी आ जाती है और उसमें से अभिलाषा बाहर आती है और वो भी अंदर की ओर चली जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खुश हो जाती हैं और दोनों अपने माँ बाप के पास आ जाती हैं। चतुरा माँ से पूछती है, माँ, अनमोल भैया कहाँ है? अभी तक आए नहीं। शकुंतला देवी कहती है, बस आता ही होगा, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। महफिल की चकाचौंध देखकर चतुरा तो बड़ी खुश नजर आ रही होती है, लेकिन अभिलाषा की खुशी का राज कुछ और ही था। अभिलाषा के मन में बस यही चल रहा था कि आज अनमोल शिरीन का काम तमाम कर देगा और हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा देगा। फिर राजकुमार बाला सुंदरम और अभिलाषा के बीच कोई नहीं आएगा। अभिलाषा तो जैसे बस बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब उसका भाई अनमोल इस महफिल में आएगा। चतुरा इधर उधर देख रही थी कि चतुरा की नजर अपनी बहन के ऊपर जाती है। चतुरा मुस्कुराकर कहती है, दीदी, अगर जैसा तुम सोच रही हो वैसा अगर नहीं हुआ तो क्या करोगी? अभिलाषा झुंझला कर कहती है, और अगर हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? चतुरा कहती है, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, बस मुझे तो तुम्हारी फिक्र रहती है। ये सारी योजनाएं जो भैया ने तुम्हारे लिए बनाई हैं, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अभिलाषा कहती है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आखिर वो विदेश जाकर विद्या हासिल करके आए हैं, जरूर उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। चक्रदेव दोनों के पास आकर कहता है, अरे तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? तुम्हारे भैया अभी तक आए क्यों नहीं? फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हारा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं? शकुंतला कहती है, बस आ ही रहा होगा। तभी मुख्य द्वार पर अनमोल कई सारे दास दासियों के साथ चला आ रहा होता है। अनमोल सबसे पहले चक्रदेव के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है, फिर अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। शकुंतला देवी कहती है, चलो सब आ गए, अब समारोह शुरू करते हैं। चक्रदेव कहता है, अरे पहले शिरीन को तो आने दो, उसके बिना ही शुरू करोगी क्या? अनमोल कहता है, हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी प्यारी बहन को तो आने दीजिए, उसके बिना ये समारोह अधूरा है। चतुरा कहती है, हम तीनों बहनों में भैया सबसे ज्यादा शिरीन दीदी को ही प्यार करते हैं। अनमोल मुस्कुराता है और कहता है, छोटी बहना, हम आपको भी बहुत प्यार करते हैं। चतुरा कहती है, लेकिन भैया आज आपको हमें नहीं, आज आपको शिरीन दीदी से प्यार जताना है। तभी चक्रदेव कहता है, आज सुबह मुझे भी लगा था कि अनमोल अपनी दोनों बहनों के लिए तो उपहार लेकर आया और शिरीन के लिए कुछ लाया ही नहीं। अनमोल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी, मैं अपनी सबसे प्यारी बहन के लिए कुछ भी लेकर ना आऊं, मैं तो अपनी छोटी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ। तभी अभिलाषा कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन शिरीन है कहाँ? जल्दी बुलाओ उसे। दूसरी तरफ अनमोल की नजर उस दास पर जाती है जिस दास ने झूमर की रस्सी को ढीला कर दिया था, जिसके कारण झूमर गिरने वाला था। ये बात उस महफिल में सिर्फ दो ही लोगों को पता थी, एक उस दास को जिसने झूमर टांका था और दूसरी अनमोल को। अनमोल उस दास को देखकर इशारे में पूछता है कि काम हो गया ना? दास इशारा करता है कि चिंता ना करें, सारा इंतजाम हो चुका है। फिर अनमोल उस झूमर को आंख उठाकर देखता है और नजर नीचे कर लेता है।
अनमोल अपनी आंखों से अंदाजा लगा लेता है कि कितनी दूरी पर कौन सी चीज है। सारी चीजों का जायजा लेने के बाद अनमोल अपने दिमाग में सारी चीजें बिठा लेता है कि वो काम को अंजाम कैसे देगा। उधर शनाया पालकी में बिल्कुल खामोश बैठी है। जड़ी बूटी उससे पूछती है, क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो गई है? इसलिए मैंने कहा था कि पहले अपने भाई के बारे में सब कुछ जान ले, उसका और तेरा कैसा संबंध है। अब मेरी बात सुन, पहले धीरे धीरे अनमोल को परखना सीख कि वो कैसा आदमी है। हर आदमी में तू बेकू को मत ढूंढा कर। शनाया कुछ नहीं कहती, बिल्कुल खामोश बैठी रहती है। जैसा लगता है कि वो बिक्कू को याद करके दुखी हो रही है। वो उम्मीद कर रही थी कि बिक्कू जैसा भाई उसे दोबारा मिल गया, लेकिन ये सब उसके मन का वहम था, इसीलिए वो खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। पालकी भोजन समारोह में पहुंचती है और शनाया धीरे धीरे नीचे उतरती है। वो देखती है कि भोजन समारोह में सब लोग पहुंच चुके हैं और सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। शनाया चक्रदेव के पास आती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, कहाँ रह गई थी मेरी बेटी, हम सब तुम्हारी तो राह देख रहे थे। अनमोल कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा पिताजी, मैं भी अपनी छोटी बहन की ही राह देख रहा था। चक्रदेव कहता है, चलो फिर आओ, देरी किस बात की। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर समारोह शुरू होता है। एक आदमी आता है और वो ऐलान करता है, सारी महफिल के सामने आज महाराज अनमोल काफी दिनों बाद हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो कि यहां से दक्षिण की तरफ देवनगर के सुप्रसिद्ध गुरु यश आचार्य से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि इतने बड़े गुरुदेव से ज्ञान ग्रहण करने के बाद महाराज अनमोल आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब मिलकर उनका पूरे हृदय के साथ स्वागत करते हैं। वहां उपस्थित सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। अनमोल ने शनाया को रास्ते से हटाने के लिए कैसी योजना बनाई थी? क्या अनमोल शनाया को सच में मारना चाहता था? शनाया के साथ आगे क्या होता है, जानने के लिए सुनते रहिए एक थी श्री, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।